दोस्तों, आज पेश है वफादार नौकर। राजा हरि सिंह की जब मृत्यु शैया पर पड़े थे, उन्हें अपने अपने एकमात्र पुत्र विजय राव को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र, अब हमारा अंतिम समय आ गया है। ऐसा ना कहिए पिताजी, जो इन संसार में आया है वह एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। हमारी अंतिम इच्छा सुनो और वचन दो उसे पूरा करोगे। आज्ञा कीजिए पिताजी। बहुत साल पहले हमारे परिवार में एक विपदा आई थी, तब तुम्हारा जन्म ही हुआ था। आज तक यह बात तुमसे छिपा कर रखी। कैसी विपदा पिताजी? किंतु तभी महामंत्री महाराज को टोक दिया। नहीं प्रधानमंत्री जी, युवराज विजय सिंह राव को हमारे बाद देश के होने वाले शासक हैं, इन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। क्षमा करिए अंततः शत्रु का विष जितना घोला जाए उतना ही अधिक घुलता है। जो बात भूली बिसरी हो गई उसे अपने अंत समय के याद करके मन दुखी क्यों करते हैं? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं पिताजी? विजय राव, मेरे दिल में की साध में काला पहाड़ गिरफ्तार किया जाए। मेरे दिल की साध है कि काला पहाड़ गिरफ्तार किया जाए, वह हाथी के पांव तले को चलवा दिया जाए। विजय राव समझ गया कि प्रधानमंत्री के कहने पर महाराज ने बात छिपा दी। उसे अलावा आप जो भी कहना चाहते हैं पिताजी वे भी कहिए। ओ, हमारे सीने में फिर दर्द उठ रहा है राजवैद। तब राजवैद विजय राव को समझाया, मेरा निवेदन है युवराज, इस समय महाराज से कुछ न पूछे। उन्हें बोलने और सोचने में कष्ट होता है, मगर वह कुछ कहना चाहते थे। किंतु तभी राजा ने एक हिचकी दी और प्राणांत हो गए। महाराज नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी, पिताजी। महाराज का क्रियाक्रम पूर्ण धार्मिक नीति के साथ किया गया। जन्म के साथ मैंने माँ को खो दिया, आज पिता भी नहीं रहे। इस संसार में अब कौन है जिसके अपना कह सकूं? एक माँ शोक रहा। फिर एक दिन युवराज की जय हो। प्रजा जानना चाहती है सिंहासन कब तक खाली रहेगा, जब तक उस पर बैठने वाला हमें नहीं मिल जाता। प्रधानमंत्री चौंके, क्या मतलब? उस दिन पिताजी, महाराज जो रहस्य मुझे बताना चाहते थे वह आपने रोकने पर न बता सके प्रधानमंत्री जी, परंतु आज ही प्रातः मैंने रहस्य का पता चला है। बताइए, हमें क्यों छिपाया गया कि हमारा कोई जुड़वा भाई भी है जो पल पल हमसे बड़ा था? युवराज, हम जानना चाहते हैं कि हमें यह भेद क्यों छिपाया गया और रानी की हत्या की गई थी। उसका हत्यारा हमारे भाई को उठा कर ले गया। ओह, तो आप सब कुछ जान चुके हैं। हमें जानना चाहते हैं कि वह कौन सी वजह थी जो हमारे राज्य का सबसे वफादार सिपाही प्रताप सिंह विद्रोही बन गया और राजघराने का खून का प्यासा बन गया। आप हमें बताना होगा। यह न पूछिए युवराज, न पूछिए, वरना दुख से कलेजा फट जाएगा। हमें युवराज है यहाँ उसी की हैसियत से अपना आदेश देते हैं कि प्रधानमंत्री हमें सच्चाई से अवगत कराए। नहीं नहीं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। मेरा पद युवराज के पद से बड़ा है। जब तक आप राजा न बन जाएं मुझे आज्ञा नहीं दे सकते, मगर अनुरोध तो कर सकते हैं। हम होने वाले महाराज और वर्तमान युवराज ही नहीं, आपके प्रिय पुत्र हैं, उसी अधिकार से अपना चरणों में बैठे हैं। अब बताइए क्या कहानी है? ओह उठिए युवराज, उठे। युवराज की आंखों में आंसू थे। खोए भाई और मृत माँ की दुर्दशा की कल्पना से ही दिल रो उठा। प्रधानमंत्री, मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा और प्रतिज्ञा करनी होगी। मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि आपको भेद किसने बताया? मेरी दाई माँ कस्तूरी ने। वचन दीजिए, अपना दीजिए, आप तुरंत राज तिलक के लिए राजी होंगे और विवाह करेंगे। शासन की देखभाल
करेंगे और पुरानी बातें भूल जाएंगे। आपकी आधी शर्त स्वीकार है, मगर पूरी क्यों नहीं? क्योंकि दाई माँ कस्तूरी का कहना है शायद मेरा भाई अभी जीवित है। नहीं युवराज, 20 वर्ष पुरानी बात हो चुकी है। विश्वास सूत्रों से पता चला है डाकू काला पहाड़ ने उसे देवी माँ के सामने बलिदान कर दिया। ओ, तो यह क्या बागी सिपाही प्रताप सिंह काला पहाड़ है? हाँ युवराज, वही डाकू काला पहाड़ है। उसी मनुष्य घड़ी में हुआ जब ऐसा सोचा तक न था। 20 साल पहले। महाराज की जय हो। महाराज को जुड़वा कुमार हुए हैं, सच? दाई, तुम्हारा पुरस्कार। महामंत्री, सारे नगर में घी के चिराग जलाए जाएं और देश के भावी शासन ने जन्म लिया है। योग्य महाराज। क्षमा करें अन्नदाता, राजकुमार के जन्म का समाचार पाकर कुछ भिखारी द्वार पर आए हैं। जाओ प्रताप, खजाने का मुंह खोल दो, सबको खूब दान दो। महाराज, अपने पुत्रों का मुंह देखा। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें तकदीर अपनी तकदीर पर गर्व हो रहा है। मेरा जीवन धन्य हुआ महाराज। सप्ताह भर बाद दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कारों में दासियां महारानी को सजाने संवारने में लगी थी। दासी कंचना, हमारा नौलखा हार लाओ। देखो, उस दर अलमारी में रखा है। जी महारानी। परंतु दासी कंचना ने जैसी अलमारी खोली चौंक उठी। आपका हार यहाँ नहीं है महारानी। क्या? कहाँ गया? रानी स्वयं उठकर अलमारी के पास गई। हार कहाँ गया? अलमारी खा गई या तू खा गई? नहीं नहीं रानी जी, 10 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ, कभी चोरी नहीं की। मेरी सबसे निकटतम दासी है तू। मेरे गहने कपड़े तेरी ही देखभाल में रहते हैं। सच बता, वरना सिपाहियों को बुलाऊंगी। दया करें महारानी जी, मैं निर्दोष हूँ। संयोग से तभी वहाँ महाराज आ गए। क्या बात है महारानी जी, तैयार नहीं हुई? नामकरण का समय हो गया, राज पुरोहित तुम्हें बुला रही हैं। यहाँ भी अनिष्ट हो गया है महाराज। राजा ने अपने मूल्यवान नौलखा हार के मेरे लिए बनवाया था, वह चोरी हो गया। चोरी? हमारे राजमहल में चोरी गहने किसी दासी के पास रहते हैं। हमारे राजमहल में चोरी गहने किस दासी के पास रहते हैं? कंचना के अधीन रहता है। ओह, वफादार प्रताप सिंह की पत्नी कंचना? नहीं नहीं, यह चोर नहीं हो सकती। ईमान खराब होते देर नहीं लगती महाराज। सोचिए, इसके अलावा कौन होगा जो हमारा हार चुराएगा? अलमारी की चाबी इसी के पास रहती है। सच क्या है कंचना? मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं स्वयं हैरान हूँ कि हार बंद अलमारी से कहाँ गया। दोस्त चोरनी, अगर हार न मिला तो तेरी खाल खिंचवा लूंगी। महाराज, आप देख क्या रहे हैं? अभी सिपाहियों को बुलाइए और इसके कोड़े से पिटवाइए, तभी हार मिलेगा। नहीं नहीं रानी, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। मुझे कंचना और इसके पति प्रताप वफादारी पर यकीन है। कंचना गर्भवती थी, उसके पेट पर चोट लगी और बेहोश हो गई। तुमने ऐसी लात मारी कि वे बेहोश हो गई। रानी, दासियों ने इसके घर पहुंचा दो। किसी वैद्य को से कहो कि इसका उपचार करे। नाटक दिखा रही है। मेरी मेरी बैत लाओ दासी, तुम्हें उसकी बेहोशी टूट जाएगी। इसे पीटना मत रानी, मैं राजवैद्य को भेजता हूँ। सुना है यह गर्भवती है। दुष्टनी जरूर एक चोर डाकू को पैदा करेगी। परंतु राजा के जाते ही रानी ने कंचना के बेहोश शरीर पर बेतों की वर्षा कर दी। बेहोश होश में आ और बता, मेरा हार कहाँ है? किंतु जब राजवैद्य आए, इसे बुरी तरह पीट कर आपने अच्छा नहीं किया। लगता है बच्चा पेट में ही मर गया। मर जाने दो, एक चोर डाकू कम हो गया। परंतु जब यह समाचार प्रताप सिंह को मिला, क्या कहा तुमने? उसकी हालत ठीक नहीं है प्रताप, यदि वह बच सके तो बचा लो। प्रताप तुरंत रानी के कक्ष की ओर चला। इतने दिनों की वफादारी और सेवा का यह सिला मिलना था। भगवान, मेरी कंचना के होने वाले बच्चा ठीक हो। किंतु जब प्रताप वहां पहुंचा, आपकी मार से गरीब दासी की जान ले ली रानी। जब इस जैसी को मर जाना ही ठीक था। मेरे भरोसे को ठगा है चोरनी कहीं की। मरने से पहले हार
बता जाती तो ज़्यादा दुख न होता। कंचना, ओ प्रताप, इसे क्या हुआ वैद्य जी? मुझे उसे नीचे का नाम बताइए जिसे मारने वाले को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। होश में आओ, तुम हमारे गुलाम हो। प्रताप सिंह गुस्से में पागल हो गया। गुलाम सेवा करते हैं और इनाम पाते हैं। आपकी वफादार अपनी वफा की कीमत क्या मालिकों के हाथे बेमौत मारे जाते हैं? उसे मेरा 9 लखा हार चुरा लिया था, उसे क्या कथ क्या हक था चोरी का? दुनिया की किसी देश में चोरी की सजा मौत नहीं रानी जी। मौत की सजा मौत है, यानी हत्या की। कानून कहता है कि हत्यारे की सजा मौत है। खबरदार, यह क्या अभद्रता है? तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है, तुम्हें हत्यारिन हो। मेरे होने वाले बच्चे की हत्यारिन हो। मैं तुम्हें मरना होगा, तुम्हें अभी मरना होगा। प्रताप, होश में आओ। इसकी कोख में तुमने राजकुमार इसी कोख से तुमने राजकुमारों को जन्म दिया था न? इसी कोख से मेरी पत्नी मुझे पिता बनाने वाली थी। अब मगरूर गर्दन तनी रहेगी, कोई हक नहीं। वहीं दो दासियां खड़ी, जिन बच्चे थे। एक दृश्य देखकर एक दासी राजकुमार को वहां से लेकर भागी, परंतु एक खड़ी रही। बचाओ बचाओ, खबरदार रुक जाओ, वरना तू भी जान से हाथ धो बैठेगी। ठहर जा प्रताप, दोषी रानी थी, तुम उसे दंड दे चुके। राजकुमारों ने क्या बिगाड़ा है? वो मासूम तो यह तक नहीं जानते कि क्या हो गया। हट जाओ राजवैद्य, मेरे सिर पे खून सवार है। दासी कस्तूरी कमरे में के बाहर निकली और सीधी महाराज के पास पहुंची। बचाओ, अनर्थ हो गया महाराज। प्रताप पागल हो गया है, उसने रानी जी की हत्या कर दी। अब दोनों राजकुमारों को मारने वाला है। प्रताप पागल हो गया, क्यों? क्या यह बुरा हुआ? इस मासूम पर दया करो प्रताप। हा, दया? मेरी पत्नी पर दया किसने की? मेरे होने वाले बच्चे पर दया किसने की? मगर प्रताप के दिल में जाने कैसा परिवर्तन आ गया। ठीक है, दया ही सही। राजवैद्य, कह देना महाराज कि अब प्रताप वो प्रताप नहीं रहा जिसने पसीने पर खून बहाया करता था। प्रताप पत्थर का बन गया है, अब वह पहाड़ बन गया, काला पहाड़। मैं अपनी पत्नी की लाश ले जा रहा हूँ राजवैद्य, और राजपुत्र को भी ले जा रहा हूँ। निर्दयी मत बनो प्रताप, मेरी दुनिया उजड़ गई है और तुम खामोश रहे। आज राजा के दिल पर चोट लगी तो तुम कर्रा उठे, झूठे टुकड़ों पर पड़ने वाले गुलाम। राजवैद्य की आंखों से आंसू आ गए। बालकनी की मुंडेर से कूदने जा रहा था प्रताप। शायद तुम ठीक कहते हो, एक गरीब की जिंदगी लुट गई और मैं कुछ न कर सका। आज राजा की पीठ पर जख्म लगा तो मेरी नसूर हरे हो गए। प्रताप, अब भी रुक जाओ, तुम्हें वफादारी की कसम। मैं अपनी वफादारी की लाश अपने कंधे पर उठाए लिए जा रहा हूँ। और वह वहां से कूद गया। जय भवानी, आज खत्म हो गई वफा की कहानी। राजा जब कमरे में प्रवेश किया, कहाँ है वह नमक हराम? वो जा चुका है। सारे राजभवन में सहमा शोक अंत्येष्टि क्रिया की गई। राजा के आदेश पर प्रताप को खोजने के लिए सिपाही दौड़ पड़े। अनेक राजकुमार को गोद में लिए राजा रोते रहे, पश्चाताप करते रहे। कस्तूरी, आज से तुम इन बच्चों की दाई माँ हो। काश हमारा दूसरा पुत्र मिल जाए। अगर कस्तूरी, तुम कसम खाओ तुम्हारे मुंह से यह हमारा पुत्र अपनी माँ और भाई की दुर्दशा न सुन सके। आज्ञा का पालन होगा महाराज। अगर हमने सुना कि तुमने कभी माँ व भाई के विषय में बताया, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तमाम दासी सेवक को आदेश दे दिया जाए। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। और कस्तूरी चली गई। महाराज, यह कठोर प्रतिबंध किस लिए? बड़े होने पर राजकुमार को सब बताना ही होगा। नहीं नहीं, राजजोशी का कहना है कि
राज तिलक से पहले यदि विजय को कुछ पता चला तो इस पर महासंकट आएंगे। हम अपनी पत्नी खो दी, एक पुत्र खो दिया, दूसरे को खोना नहीं चाहते। इस राज तिलक हो जाने के बाद सब ज्ञात हो जाए, ऐसा ही होगा महाराज। किंतु महाराज की बात महामंत्री ठीक से नहीं समझ सके थे, और कुरेदना इसलिए नहीं चाहा क्योंकि दुख बढ़ेगा। वह राजा ज्योतिषी से मिले। राजकुमार को कैसी ग्रह दशा है पंडित जी? बहुत विकट है। 20 वर्षों तक यदि राजकुमार को अपनी माता और भाई के मृत्यु का कारण पता चल गया तो तब उसकी रात तिलक नहीं हुआ तो विनाश हो जाएगा। रात तिलक का योग 21वें वर्ष में बन रहा है। 21वें वर्ष बाद तब तक कोई संकट नहीं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए महाराज को कस्तूरी को विशेष आज्ञा दी थी। और वर्तमान में आज वही वजह है जब दाई माँ कस्तूरी ने कुछ नहीं बताना चाहती थी, वह मुंह खोलना पर मजबूर कर दिया। चाहे कुछ भी हो, मगर अपने स्वर्गीय महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करने का अपराध किया है। मगर आप कहाँ चले? कस्तूरी को यह बताने कि उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ठहरिए, उसे आप दंड नहीं देंगे, यह मेरा आदेश है। जब तक आपका राज्याभिषेक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके किसी आदेश के लिए बाध्य नहीं हूँ। यह कानून के विपरीत है। दौड़कर राजकुमार महामंत्री का रास्ता रोक लिया। मगर यह कैसा कानून है आपका, जिसने इतने वर्षों तक मेरी देखभाल सेवा की, उसे एक जरा सी भूल क्षमा नहीं की जा सकती? मेरी जिद के कारण वह कर बैठी। किंतु राजकुमार भी महामंत्री के साथ, यदि कस्तूरी ने प्राणदंड दिया जाए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। चिंता न करें, उसे प्राणदंड सुनाया जाएगा। राज्याभिषेक के बाद चाहे उसे क्षमा दे देना, वो हक राजा का होगा। किंतु जैसे ही वह लोग कस्तूरी के घर पहुंचे, यह क्या आत्महत्या कर ली? इसने स्वयं को अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। चलो ठीक किया। दुखी मन से दोनों राजमहल लौट आए। वचन के अनुसार आप राज्याभिषेक की स्वीकृति के दिन निश्चित कर देना चाहिए। ठीक है महामंत्री, आप दिन तय करने में तैयार हूँ। नियम है कि आप रात तिलक अकेले नहीं बैठ सकते, आपकी महारानी का होना जरूरी है। तो आप चाहते हैं पिता की चिता की राख ठंडी नहीं हुई मैं शादी करना चाहूँ? मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ राजकुमार, मगर धर्म और नियम के लिए भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है। राजा के गुण हैं एक पुत्र का धर्म। अगर विवाह कहाँ होगा और कहाँ से आएगी महारानी? अंबा नगर के महाराज के पास प्रस्ताव भेजा गया है। सुना है वह स्वयंवर अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। उनके अनुरोध किया है कि वह शीघ्र ही ठोस निर्णय लें। जवाब कल तक आएगा। किसी भी क्षण दूत कोई समाचार लेकर आएगा। हम स्वयंवर में जाने को तैयार हैं, हमें सूचना मिल जानी चाहिए। उधर डाकू काला पहाड़। हाँ, अब उनका पुत्र विजय राव गद्दी पर बैठेगा। काका, आपने कुछ सुना? राजा हरि सिंह मर गए। मगर रात तिलक नहीं होगा दिलेर सिंह। जब तक काला पहाड़ जिंदा है महल गम ही गम पलेंगे, खुशियां नहीं मनाई जा सकती। सुनो, तुम मेरा एक सपना पूरा करना होगा। कहो काका। आप दिलेर सिंह की जान हाजिर है। माँ भवानी की कसम, एक दिन इसी तलवार से मुझे काला पहाड़ बनाया था। यही तलवार मेरी दिलेर सिंह को युवराज बनाएगी। खून की नदियां बहाएंगी, नरकंकालों के ढेर लगाएगी। जिधर काला पहाड़ जाएगा उधर हाहाकार मच जाएगा। चीतो पुकार सुन रहे हो दिलेरा? हाँ काका, सुन रहा हूँ। हुक्म दो, अभी कूच करेंगे। हमेशा मूर्खों जैसी बातें मत किया करो। मेरे पास ताकत और अकल का खजाना है। तुम तो है, सब तुम्हारा है। अंबा देश के राजा
स्वयंवर रचा है। मैं समझ गया काका, उसे लूटना है। नहीं, स्वयंवर में जाकर तुम्हें राजकुमारी अम्बा को जीतना है, लेकिन वहाँ केवल राजकुमार आमंत्रित होंगे। मैं तुम्हें राजकुमार बनाऊंगा। मैं बताऊंगा कैसे वहाँ जाकर स्वयंवर जीतोगे। काला पहाड़ अपने विश्वस्त साथियों के निकट पहुंचा। जोरावर संग, सब तैयारी कर लो। हाँ सरदार, सब खबर आने वाली ही होगी। पीपली नगर के राजकुमार को रास्ते में अपहरण कर लिया गया है। पीपली नगर का राजकुमार का अपहरण, उसे बंदी बना लिया गया है। अब अपने साथियों को कैद उसके साथियों को कैद कर लिया गया है। सभी डाकू राजकुमार के साथी बने और भले लगने जैसे कपड़े पहने। राजकुमार के कपड़े दिलेर सिंह पहनाए। शाबाश, अब तुम लग रहे हो पक्के राजकुमार। मैं कहता हूँ ठीक है पिता और महामंत्री, यही मुझे ठीक है मेरे पिता के महामंत्री हो, यही तुम्हें कहना है। और स्वयंवर में जाने की तैयारी राजकुमार विजय राव भी कर ली। आप भी चलिए। हाँ, व्यवस्था और संगम भार तो मुझे पर है, साथ चलना ही होगा। और अम्बा नगर खूब सजाया गया। स्वयंवर में सभी देश के राजकुमार थे। पूरे सप्ताह स्वयंवर चला। अनेक प्रतियोगिता होती रही और अंत में केवल 2 राजकुमार, जिन्हें सब को हरा दिया। नियम के अनुसार वे दोनों तलवारबाजी लड़े, परंतु बराबर रहे। देखते हैं प्रधानमंत्री, इन दोनों में राजकुमारियों में कौन श्रेष्ठ है। यह निर्णय नहीं हो रहा। अब यह निर्णय राजकुमारी पर छोड़ दे। स्वयं जिसे चाहे वरमाला पहना दे। उपस्थित जनों यह फैसला अब राजकुमारी पर करेगी। वह इन दोनों में से किसी अपना पति चुनना चाहती है। दोनों अपार शक्ति और योग्यता के स्वामी हैं। तब काला पहाड़ और जोरावर, यदि राजकुमारी दिलेर के गले में माला न डाली तो हमला, इस राजकुमारी का अपहरण करेंगे। ऐसा करते आए हैं क्षत्रिय। राजकुमारी जब माला लेकर चलती, दिलेर सिंह सोचा, यदि उसने मेरे गले में नहीं डाली तो मुझे क्या करना होगा। यही पर संघर्ष या शर्मिंदा होकर लौटना होगा। राजकुमारी जब दोनों के निकट आई, जयमाला का हकदार मैं हूँ, मेरे गले में जयमाला डालो, वरना मेरी तलवार यहाँ खून की नदियां बांध देंगी। पीछे हटो। और धमकी देने की बजाय धर्मानुसार राजकुमारी को अपना कर्तव्य पूरा करने दो। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी दोनों वीर तलवार चली गई। ठीक कहते हो उन्हें कहो कि लड़ना बंद कर दे। निर्णय कर लिया महाराज। पीपली नगर के राजकुमार धर्म के विपरीत, जबकि राजकुमारी विजय राव ने चरित्र बल प्रमाण दिया। मेरी राय है कि आप विजय राव को अपना दामाद घोषित कर दें। काला पहाड़ के सपने धरे रह गए। जो ठीक नहीं, हमें उसे ठीक करेंगे। दिलेर सिंह, समय आने दो। यह ठीक नहीं हुआ काका। बड़ी धूमधाम से विजय राव का विवाह अम्बा से हो गया। उधर काला पहाड़ भी दिलेर सिंह डाकू आदमी उधर काला पहाड़ और दिलेर सिंह डाकू आदमी के साथ राजकुमारी पीपली उसके साथियों के भगा दो। राजकुमार पीपली और उसके साथियों को भगा दो। अब अमरातिलिक के दिन हमले की तैयारी करेंगे। बस एक बार राजा बन जाऊं, फिर सब ठीक। दिलेर सिंह सावधान, तुम्हें 2 काम करने होंगे। क्या क्या काम काका? जैसे ही हम हमला करें, तू विजय राव पर टूट पड़ेगा और उसे मारकर राजकुमारी अम्बा से विवाह करेगा और मेरा युवराज कहलाएगा। युवराज बनूंगा। चलो
कोई तो सपना पूरा होगा। उधर राजभवन में उसका महामंत्री तथा विजय राव किस चिंता में है। जाने क्यों मुझे वो आदमी कुछ पहचाना सा लगा, जो पीपली की नगर का राजकुमार का बुजुर्ग साथी था। तभी दो जासूस वहां आए। क्या खबर है? आपका शक ठीक निकला महामंत्री। राजकुमार पीपली नगर का वो काला पहाड़ की कैद में था। स्वयंवर में जाने वाला काला पहाड़ और उसका बेटा दिलेर सिंह था। वह दिलेर सिंह प्रताप सिंह यानी काला पहाड़ का बेटा? हाँ, जासूस यही खबर लाए हैं। वह ऐसा कभी नहीं सुना कि उसने शादी की और बेटा हुआ हो। महामंत्री, कहीं ऐसा तो नहीं दिलेर सिंह हमारा भाई हो जो प्रताप ले गया था? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे तो मार दिया था उस जालिम ने। जब राजकुमार चले गए तो महामंत्री मन में शंका उठी। दिलेर सिंह को देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लगता। तो क्या वाकई वह विजय राव का भाई प्रताप सिंह? तुमने काला पहाड़ बनकर एक नई समस्या खड़ी कर दी। उधर डाकू दल में यह समय क्या योजना है? इस समय क्या योजना है? क्या आक्रमण का बहाना नहीं बनाया जाएगा दोनों भाइयों के मिलन का? यही तो मैं चाहता हूँ जोरावर सिंह। तू क्या समझते हो? तुम राजगद्दी का लोभ है? नहीं नहीं, मैं राज परिवार से प्रतिशोध ले रहा हूँ। मगर प्रतिशोध इस तरह? भाई भाई की हत्या भाई के हाथों। जोरावर सिंह, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मुझे सच्चा संतोष मिलेगा। उन्हीं दोनों की माँ जोरानी, जिसको मेरी पत्नी की हत्या मेरे होने वाले बच्चों की जीवन की आंख न खोलने दी। काला पहाड़ जब चल दिया तो वहां एक अन्य डाकू आया। सरदार, भारी खतरा मोल ले रही है। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी शक्ति से कैसे मुकाबला करेंगे? जब प्रतिशोध की आग धधकती है तो शक्ति नहीं देखी जाती, और मरो करो या मरो का सिद्धांत अपनाया जाता है। प्रतिशोध काला पहाड़ को लेना है। हम क्यों अपनी जान गंवाएं? खबरदार, दोबारा यह बात कही तो गर्दन कलम कर दूंगा। नमक हराम बनना चाहता है? सच कहना पाप नहीं होता। सिर्फ ये है, हम काला पहाड़ के लिए ही जीना है और उसी के लिए मरना है। हम कभी हम सभी पर लागू होने वाले सिद्धांत है। उधर महल के रात तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। महामंत्री, रात तिलक के दिन सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाए, गरीबों में खजाना के लिए मुंह खोल दिया जाए। यही किया जाएगा राजकुमार। राजकुमार अपने शयन कक्ष में पहुंचा। वहां उदास रानी को देखकर चौंका। तुम उदास किस कारण हो रहा रानी? यहाँ कोई कष्ट है? मन में अपमान की कील चुभ रही है। जब तक न निकलेगी मुझे चैन नहीं आएगा। कैसा अपमान? किसने सांस किया तुम्हारा अपमान करने का? याद नहीं? पीपली नगर के राजकुमार ने जयमाला के समय मेरा अपमान किया था। क्या आप उसे बदला नहीं ले सकते? आज ही हमने महामंत्री से बताया है कि वह राजकुमार पीपली नगर का नहीं था। वह डाकू पहाड़ सिंह और उसका पुत्र था। अनिष्ट होने से रह गया। हम इसी बात का दुख है कि हमें पता होता कि हम सारे संकट को काट देते। बस बस रहने दीजिए। हम प्रतिज्ञा करते हैं, रात तिलक के तुरंत बाद डाकू पहाड़ सिंह और उसके गिरोह का सफाया कर देंगे। मैं उसी दिन मानूंगी आप एक वीर पुरुष मेरा पति है। उधर डाकू पहाड़ सिंह अपने दल बल के सहित तैयार था। साथियों, यह मत कहना कठिन है कि हम कभी फिर यहाँ लौट कर आ सकते हैं। जिस काम के लिए हम पलायन कर रहे हैं उसमें पूरा करेंगे। बोलो जय भवानी, जय भवानी, जय काला पहाड़। और डाकू दल उस बुजदिल इंसान
डाकू दल में एक बददिल इंसान भी था जिसका नाम टीकाराम था। सब मरेंगे, कोई लौट कर वापस नहीं आएगा। मैं नायक ही अपनी जान क्यों गवाऊं, क्यों क्यों न अपने गांव जाऊं। घोड़े पर सवार होकर टीकाराम अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसे दो राहगीर मिले। क्यों भाई, यह काला पहाड़ कहाँ मिलेगा? चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, काले भी हैं गोरे भी हैं। तुम शायद डाकू की खोज में हो। टीकाराम बहुत थक गया। वह एक वृक्ष की छांव में तीनों बैठ गए। हम दोनों शराफत की जिंदगी से उग गए हैं। डाकू बनना जाए, काला पहाड़ का दल ठीक रहेगी। बस करो दोस्तों, उसका नाम भी मत लो। मैं उसी दल का था, भाग आया। जानते हो, रात तिलक के समय वह राजधानी पर हमला करने गया है। दोनों राहगीर चौंके। हमला? ऐसी कितनी ताकत है उसकी? यह तुम दोनों से क्या छिपाना? पहाड़ सिंह राजगद्दी हथियाने के सपने देख रहा है। मूर्ख, मारा जाएगा। कल रात हमला होगा। किंतु दोनों राहगीर ने टीकाराम को टूट पड़ी और उसे बांध लिया। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? खामोश, साम्राज्य के जासूस हैं। तुम्हारे अपना महामंत्री के सामने देना होगा बयान। उधर राजभवन में भगवान का लाख लाख धन्यवाद, सब कुछ ठीक ठाक और कुशल मंगल हो रहा है। आज संध्या के समय रात तिलक के बाद कोई संकट न रहेगा। जैसे रात तिलक राजजोशी कहते हैं। नगर से कुछ दूर जंगल में जो जो समय निकट आ रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ती रही। जोरावर सिंह, तुम मेरे साथ पश्चिम की ओर नगर में प्रवेश करोगे। उधर टीकाराम को लेकर जब दोनों जासूस महामंत्री से मिले। यह काला पहाड़ का आदमी है टीकाराम। आज रात काला पहाड़ किसी भी समय आक्रमण करेगा। इसे जेल में भेज दो, बाकी व्यवस्था किए देता हूँ। उसी समय सेनापति को बुलाकर महामंत्री ने आदेश दिया। सेनापति, आज की रात सावधानी से बरतनी होगी। समाचार मिला है डाकू काला पहाड़ हमला करने आ रहा है। वह बच कर न जाने पाए। बेहतर, मैं व्यवस्था समय देखूंगा। और संध्या होते ही मुहूर्त व रात तिलक का कार्यक्रम शुरू हो गया। सभा में दो आज सभा सांसदों, आज के दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। महामंत्री स्वर्गीय महाराज की इच्छानुसार विजयराव को राज तिलक संपन्न हो रहा है। उधर भेष बदलकर जोरावर और काला पहाड़ नगर में प्रवेश कर गई। मुझे शंका लग रही है कि सरदार मुख्य द्वार पर सेनापति क्यों है? शायद आक्रमण की संख्या पहले से है। नियत सिग्नल दिया गया। बुजुर्ग पर खड़े सिपाही के गिरते ही हमारे आदमी टूट पड़ेंगे। निशाना लगाना चाहिए। गिरा सिपाही तीर खाकर संकेत मिल गया। टूट पड़ो जवानों। उधर जोरावर काला पहाड़ अब तक दिलेर सिंह हमला बोल। हमें रात तिलक समारोह में ऐसी जगह पहुंचना चाहिए जहां महामंत्री को दबोच लें। और रात तिलक समारोह में आज के दिन मेरा भाई काश मेरे साथ होता। डाकू दल खुले फाटक पर तैनात सिपाहियों पर टूट पड़े। मारो काटो, देखो बचकर न जाने पाए। रात तिलक समारोह में राजपुरोहित, अब तिलक कीजिए। मुकुट सिर पर रखने का समय रस्म अदा कीजिए। इधर दर्शकों में सरदार बाहर, चोर कैसा? लगता है हमला हो गया। उन दोनों की बातें पास खड़े दो व्यक्तियों ने सुनी। आपस में शंका व्यक्त की। सुना, ये साधारण देहाती नहीं लगता। बाहर शोर कैसा? पता नहीं, मरने मारने की आवाजें आ रही हैं। और जैसे ही पुरोहित ने मुकुट रखने के लिए सिर, ओ पंडित जी। और किंतु जिस समय मार काट करते हुए रात तिलक डाकू सभा स्थल में आए, उसे देख
कर तो ऐसा लग रहा है उनकी शक्ति राज्य की सेना से कहीं ज़्यादा है। तीर दिलेर सिंह ने चलाया था। सारे नागरिक यदि जान की सलामती चाहते हैं तुरंत यहाँ से भाग जाएं। हमारा झगड़ा जनता से नहीं, होने वाले राजा से है। राजकुमार विजय राव, मुझे पहचानो, आज अपनी शक्ति का परिचय देने आया हूँ। जोरावर तथा काला पहाड़ उछलकर मंच पर पहुंचे और दोनों महामंत्री को घेर लिया। मुझे पहचान लो महामंत्री, मैं वही प्रताप सिंह हूँ जिसकी वफादारी के मुंह पर तमाचा मारा गया था। आज मैं उस खानदान के मुंह पर तमाचा मारूंगा। राजकुमार गुस्से में अपनी तलवार निकाली और मंत्री की मदद के लिए आगे आया। मुझे तुमसे पुराना हिसाब चुकाना है, वरना काला पहाड़ इधर नहीं उधर मुलाकात करो। देखते ही देखते लोग निकल भागे। जो बचे वे डाकुओं ने कत्ल कर दिया। किंतु ठीक तभी दिलेर सिंह उछलकर मंच पर आया और उन बूढ़ों के बीच में क्यों जोर आजमाइश करते हो राजकुमार, तुम्हारा सर तो मैं काटने की कसम खाकर आया हूँ। लो मेरा वार संभालो। ओह तो तुम भी हो। शाबाश मेरे सपूत, आज बता दे एक गरीब की आहों में कितना असर होता है। काट डाल उसकी गर्दन भुट्टे की तरह। सपूत, वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा विवाह कब किया? मेरी पत्नी और होने वाले बच्चों की महारानी ने मार दिया। दोबारा मैंने शादी नहीं की। तो फिर तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। वह हमारा राजकुमार है। हा हा हा, चुप रहना। देखो भाई भाई का खून कैसे बहता है। मेरा प्रतिशोध पूरा होने वाला है। दिलेर मरा तो मेरी जीत, विजय मरा तो मेरी जीत। तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारी मौत के बाद मैं राजकुमार अंबा का पति बनूंगा और मेरा पिता काला पहाड़ राजगद्दी का हकदार होगा। असंभव। ले मेरा वार। और तभी महामंत्री जोरावर सिंह ने अपने को मुक्त किया और देर हो चुकी थी। ठहरो कुमार, दिलेर सिंह तुम्हारा भाई है क्या? दिलेर सिंह घायल हो चुका था, जबकि भाई की बात विजय राव सुनता चौंका कर महामंत्री की ओर देखा। बदला, अपनी मां की निर्मल हत्या का बदला लिया। आह, भाई ने भाई का खून बहा दिया। शर्म शर्म। और सेनापति ने सैनिकों की सहायता से काला पहाड़ जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। महामंत्री के दोनों घायल राजकुमारों के पास बैठे रो रहे थे। हाय राजकुमार, ज्योतिष की बात सच निकली। महाविनाश हो गया। राजवैद्य कुछ करो, कलंक, वरना ये कलंक कुल का नाश कर देगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। हा हा हा। राजवैद्य ने भरतम प्रयास कर दोनों राजकुमारों को बच गई। दिलेर सिंह को असलियत का पता चला तो बड़ी शर्म आई। महामंत्री, क्या पता था मेरे भाग्य में इतना बड़ा खेल लिखा? विजय राव मेरा भाई है। हाँ, भगवान की कृपा से अब ठीक है। विजय राव जल्दी ठीक हो गया जब रानी के साथ दिलेर सिंह से मिला। कैसा हो दिलेर सिंह? मैं लज्जित हूँ, और माता समान भाभी से भी। नहीं देवर जी, यह सब भाग्य की विडंबना है, भूल जाइए। और काला पहाड़ को मृत्युदंड दोगे भाई? नहीं, उसे क्षमादान किया गया है। क्षमा से बड़ा दंड क्या होगा? क्षमाशील बन कर हृदय जीता जाता है। काला पहाड़ फिर से प्रताप सिंह बनकर हमारा सेवक बन गया। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसू उसके मन में पवित्रता के प्रमाण हैं। और फिर दिलेर सिंह के आग्रह पर विजय सिंह को ही राजकुमार राज तिलक हुआ। दोनों भाइयों ने सुख से लंबे समय तक शासन किया और काला पहाड़ और प्रताप सिंह सन्यासी बनकर जंगलों में चला गया। समाप्त।